हेलो गाइस, वेलकम टू द इंग्लिश नोटबुक यूट्यूब चैनल। तो इस सेशन के थ्रू मैं आपको रीट एग्जामिनेशन के लिए इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं। दोनों ही लैंग्वेजेस और दोनों ही लेवल को लेकर हम लोग साथ चलेंगे। जिसमें मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो टीचिंग मेथड्स पर रहेगा। अक्सर ये देखा गया कि स्टूडेंट्स को जो सबसे ज्यादा दिक्कत या जो इश्यूज आते हैं वो इंग्लिश में टीचिंग मेथड्स को लेकर ही रहते हैं। तो ग्रामर के क्वेश्चंस भी करेंगे और टीचिंग मेथड्स पर ज्यादा फोकस रहेगा, और जैसे जैसे आप आगे देखते जाएंगे और भी नए वैरायटी के क्वेश्चंस जो है मैं करवाऊंगा। डेली हमारी जो क्लास है वो 9:15 पर आप लोगों को मिलेगी। अभी जैसे आने वाले टाइम में डेली लाइव क्लासेस भी कंडक्ट करेंगे, और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारे जो आप लोगों के लिए गाइडेंस प्रोग्राम है वो भी तैयार हो रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। ओके। और फर्स्ट क्वेश्चन देखो जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, ये T20 सीरीज जो है, ये T20 क्वेश्चन जो हैं, ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, अपने आप में कंप्लीट कॉन्सेप्ट है। आपको ये नहीं देखना कि हमने आज 20 क्वेश्चन सॉल्व किए, आपको ये देखना कि उन 20 क्वेश्चंस में हमने कितने नए कॉन्सेप्ट सीखे। यहाँ पर अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, मैं आंसर बता दूं, वहीं तक हमारा काम पूरा नहीं होता। हमारा काम कंप्लीट कब होता है कि जब हमें इस क्वेश्चन पर बेस्ड जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो, या हम इतने अच्छे तरीके से सीख लें कि इस कॉन्सेप्ट पर नए क्वेश्चन जितने भी आए वो हम कर सकें। फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि माय फादर डैश स्विम वेरी फास्ट व्हेन ही वाज यंग। चार मॉडल्स यहां पर दिए गए हैं। देखो, आपको जब इंग्लिश के क्वेश्चंस करोगे, ग्रामर के क्वेश्चंस करोगे, तो आपको कई बार छोटे छोटे हिंट्स भी आपको सेंटेंसेस में मिलते हैं जो आपको हेल्प करते हैं क्वेश्चन के सटीक आंसर को फाइंड आउट करने में। जब आपने यहाँ पर सेंटेंस पढ़ा, माय फादर डैश स्विम वेरी फास्ट, भाई फादर के स्विमिंग करने की यहाँ पर बात की गई है। तो अगर उसके फादर स्विम कर सकते हैं तो ये उनकी एबिलिटी की बात हो रही है। बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आप लोगों को पता चल रहा है। और जब भी बात हम एबिलिटी की करते हैं, हम वहां पर मॉडल कैन का यूज करते हैं। एबिलिटी के लिए मॉडल कैन का यूज करते हैं, ठीक है। फिर आगे दिया हुआ है व्हेन ही वाज यंग। इस वाज वर्ड से आपको पता चल रहा है कि जो आपका गिवन सेंटेंस है वो पास्ट में है। वो किसमें? पास्ट में है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैन है उसका यूज हम लोग प्रेजेंट में करते हैं, उसका यूज प्रेजेंट में करते हैं। और जब बात हम करते हैं पास्ट की, तो कैन का पास्ट हो जाता है कुड। तो यहां पर करेक्ट आंसर कुड रहेगा। चार ऑप्शन में देखें, ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें हमें कुड मिला है, तो इट मीन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। One of the prime targets of environmentalists across the world dash non-biodegradable plastic। बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। देखिए, देखो इसमें एक स्ट्रक्चर और सिखा देता हूं आपको। यहां मिला हुआ है आपको वन ऑफ। तो एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि वन ऑफ का जब यूज किया जाए, तो वन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। वन ऑफ के बाद नाउन कैसा आएगा? प्लूरल। तो टारगेट्स, वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स का यूज किया हुआ है, ठीक है, प्लूरल नाउन। लेकिन इसके बाद जब वो कोई वर्ब आएगी, वो वर्ब बाय नेचर होती है सिंगुलर। वर्ब बाय नेचर सिंगुलर होती है। तो यहां पर अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस में, तो सिंपल सी बात है, मुझे सिंगुलर वर्ब यानी प्लूरल वर्ब तो ऑप्शन में से आप क्रॉस कर दो, ये दोनों वर्ब तो पॉसिबल है ही नहीं। इज और वॉज का यूज यहां पर बचा हुआ है। आप इस सेंटेंस में पढ़ोगे तो ये कह रहा है कि जितने भी जो एनवायरमेंटलिस्ट है, इनके लिए जो नॉन बायोग्रेडेबल प्लास्टिक है वो सबसे प्राइम टारगेट इनके लिए रहता है। यानी बात यहाँ प्रेजेंट की हुई है। जो काम रेगुलर बेसिस पे हो उसके लिए प्रेजेंट का यूज करते हैं। आंसर जो है बी यहाँ पर करेक्ट होगा। इज द करेक्ट आंसर। दो चीजें हमने देखी, वन ऑफ के बाद नाउन प्लूरल आता है, लेकिन वर्ब सिंगुलर आती है। तो हमने यहाँ पर चार ऑप्शन में से प्लूरल वर्ब को हमने एलिमिनेट किया। उसके बाद जो रिमेनिंग वर्ब्स है उसके अकॉर्डिंग हमने देखा सेंटेंस का सेंस यहाँ पर प्रेजेंट बन रहा है, तो हमने प्रेजेंट टेंस का यूज इस सेंटेंस में कर दिया। ठीक है, चलिए भाई बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वी शुड कैरी क्लोथ बैग डैश प्लास्टिक बैग।
चार ऑप्शन दिए हुए, डिस्पाइट, इन स्पाइट ऑफ, इंस्टीड ऑफ और एज। एक एक वर्ड के बारे में हमें पता होना चाहिए। एक वर्ड है हमारे पास इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, इन स्पाइट ऑफ का मीनिंग क्या होता है? रिगार्डलेस। रिगार्डलेस, रिगार्डलेस क्या होता है? हम हिंदी में बोलते हैं इसके बावजूद भी। ठीक है, तो इट मींस इंस्पाइट जो वर्ड होता है के बावजूद, इंस्पाइट ऑफ, और एक वर्ड होता है डिस्पाइट। एक वर्ड है हमारे पास डिस्पाइट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो चीज ध्यान रखना, दोनों का मीनिंग एक ही है, इंस्पाइट ऑफ डिस्पाइट ऑफ दोनों का मीनिंग एक है। बस डिफरेंस ये है कि इंस्पाइट के साथ प्रेपोजिशन ऑफ आता है, जबकि डिस्पाइट के साथ किसी भी टाइप का कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आता, डिस्पाइट के साथ में ऑफ नहीं आता। इंस्टीड ऑफ का मीनिंग होता है कोई ऑप्शन अगर आपके पास है उसके अलावा कोई दूसरा। ठीक है, इंस्टीड ऑफ का मतलब कोई और। तो यहां पर सिंपल सी बात है, देखो कि ये कह रहा है कि वी शुड कैरी क्लॉथ बैग, कपड़े का बैग रखना चाहिए, किसकी बजाय? प्लास्टिक बैग की बजाय। यानी प्लास्टिक बैग नहीं, हमें कपड़े का बैग रखना चाहिए। इंस्टीड ऑफ का यूज यहां पर होगा, इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग। चलो नेक्स्ट क्या कहा? कॉमन मैन डैश मीडिया कैन प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस रिस्पेक्ट। किसी घटना के बारे में बात हो रखी है कि यहाँ पर एक आम आदमी और मीडिया जर्नलिस्ट जो होते हैं, ये दोनों ही एक सिग्निफिकेंट, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो देखो, वेयर इज, बट और दो, ये तीनों के तीनों जो वर्ड्स हैं, इनका जो यूज होता है, देखो वेयर इज, बट और ये यूज होता है कॉन्ट्रास्ट के लिए। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? जो चीज विरोधाभासी हो, ऑपोजिट हो एक दूसरे के। और एज वेल एज जो है, इसका यूज होता है कब? जब हम बात एडिशन की करते हैं। एडिशन का मीनिंग होता है जब किसी चीज को जोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, यहां मैंने कहा कि कॉमन मैन, एक आम आदमी भी, और आम आदमी के साथ मीडिया, यानी दोनों मिलकर यहां पर सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। बात एडिशन की हो रही है, सी इज द करेक्ट आंसर। यहां सेंटेंस होगा कॉमन मैन एज वेल एज, common man as well as media can play a significant role in this respect। यहां पर as well as जो है करेक्ट आंसर होगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब बात हम करते हैं एडिशन की, एडिशन का मीनिंग जोड़ने की बात करते हैं, तो हम लोग वहां पर कंजंक्शन एंड का भी यूज कर सकते हैं, वहां पर हम एज वेल एज का भी यूज कर सकते हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है लेकिन बड़े काम का। चलिए, आई थिंक ये क्लियर हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थॉट ही डैश बी एट होम। मैं पहले भी ये क्वेश्चन करवा चुका हूं इस टाइप का। यहां पर देखो, बात ब्रैकेट दे रखा है पॉसिबिलिटी की, और हमें पता होना चाहिए कि पॉसिबिलिटी के लिए जो मॉडल यूज होता है वो होता है मे। जैसे हमने अभी बात की थी कि बात एबिलिटी की हो, कैपेसिटी की हो, कैपेबिलिटी की हो तो यूज करते हैं कैन, जबकि बात पॉसिबिलिटी की हो तो मॉडल यूज करते हैं मैं। यहां पर V2 दिया हुआ है, सेंटेंस पास्ट में है, तो आपको पता होना चाहिए कि पास्ट के लिए मे का पास्ट हो जाता है माइट। हमें यह भी पता होना चाहिए कि कैन जो होता है, कैन का पास्ट होता है कुड, मे जो होता है, मे का पास्ट होता है माइट। हम बात करते हैं विल का पास्ट होता है वुड। ये चीजें पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो चार ऑप्शन देखे, मे इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही होगा। आई थॉट ही माइट बी एट होम। मैंने ऐसा सोचा था कि वो घर पर ही होगा। तो बात यहाँ पर पॉसिबिलिटी की हो रही है, और पॉसिबिलिटी के लिए मे आता है, पास्ट की बात हो गई तो मे का पास्ट कर दिया माइट। काफी अच्छा क्वेश्चन है। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, मोटिवेशन क्या होता है? देखो बात समझनी, जब टीचिंग की बात करते हैं तो टीचिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है दैट इज मोटिवेशन। अनटिल अनलेस आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है किसी काम को करने का, तब तक यू कांट क्रैक अ जॉब, यू कांट क्लियर अ जॉब। आप किसी भी एग्जाम को, यू कांट क्लियर एन एग्जाम, किसी भी एग्जाम को आप क्लियर नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आप में मोटिवेशन नहीं हो। यहां पर देखो, मैं बात अगर करता हूं मोटिवेशन की, तो एक प्रिंसिपल है। मोटिवेशन क्या है? प्रिंसिपल
ऑफ मोटिवेशन। टीचिंग लर्निंग जो होती है उसमें एक प्रिंसिपल है मोटिवेशन। आपके रीट एग्जाम के सिलेबस में एक टॉपिक दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जिसके अंदर कई सारे प्रिंसिपल सिद्धांत दिए हुए हैं। उनमें से एक सिद्धांत है मोटिवेशन, यानी लर्निंग के लिए मोटिवेशन का होना सबसे आवश्यक है। और ये जो मोटिवेशन है, इसको ध्यान रखना, इसको प्री रिक्विजिट क्या कहा जाता है? प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग। इसको प्री रिक्विजिट फॉर लैंग्वेज लर्निंग कहा जाता है। लैंग्वेज लर्निंग के लिए जो सबसे ज्यादा जिसकी जरूरत होती है, रिक्विजिट का अर्थ होता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री रिक्विजिट। पहले से जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसको प्री रिक्विजिट कहते हैं। मोटिवेशन जो है वो एक प्री रिक्विजिट है। तो यहाँ पर मोटिवेशन जो है वो क्या है? अराउजिंग इंटरेस्ट। बिल्कुल, अराउज का मीनिंग होता है उत्पन्न करना, क्रिएट करना, प्रोड्यूस करना। मोटिवेशन जो है वो इंटरेस्ट क्रिएट करने में काम आता है, मेंटेन रखने में भी काम आता है, और इंटरेस्ट कंट्रोल करने के लिए भी काम में आता है। इट मींस ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर करेक्ट होगा। एक क्वेश्चन के अंदर आपको 3 फैक्ट मोटिवेशन के सिखा दिए गए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आंसर्स ऑल ऑफ द अबव हो, ऐसे क्वेश्चन को तो हमें बहुत ज्यादा सीरियस नोट पे पढ़ना चाहिए। इनसे इनसे डेटा लेकर हमने अपने नोट्स में भी ऐड करना चाहिए, सो दैट हमारा हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक चीज जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यू डैश बी अशेम्ड ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कॉमेंट। आपको इस तरीके के कमेंट को देने के लिए आपको अशेम्ड फील करना चाहिए। तो देखो बात समझिए, ऐसा क्वेश्चन अगर हम देखें तो देखो यहाँ पर मे, शुड, कैन और कुड दिया हुआ है। तो अगर मैं किसी को कह रहा हूं कि आपने इस तरह की एक ऐसी घिनौनी बात की जिससे सामने वाला हर्ट हुआ, इसके लिए आपको शर्मिंदा फील करना चाहिए। तो बात यहाँ पर हो रही है एडवाइस की हो रही है। बात किसकी हो रही है? एडवाइस की। और जब एडवाइस की बात करते हैं, आप लोगों को पता है हम मॉडल शुड का यूज करते हैं, SHOULD। शुड मॉडल आता है कब? जब हम एडवाइस देते हैं। अगर मैं आपको एडवाइस दूं, आप पढ़ाई करो, आपके एग्जाम के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, अब आपको स्टडी करनी चाहिए, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं, और जब बात एडवाइस की हो तो हम मॉडल यूज करते हैं शुड। यू शुड बी ashamed ऑफ योर सेल्फ हैविंग मेड सच अ कॉमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ही चेज द thief एज फार एज ही। देखो, प्रैक्टिस करने का सबसे सटीक, सबसे बेस्ट जो तरीका होता है वो यही होता है कि एक ही टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं जिनमें आपको लगता है कि नया कॉन्सेप्ट सीखना है या हमें दिक्कत रहती है, उन कॉन्सेप्ट को बार बार करो। और प्रैक्टिस करने का सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं, जिस तरह के एग्जाम्स में आते हैं, वो बिना किसी हेडेक के, बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के, वो स्वतः ही हमारे प्रिपेयर हो जाते हैं। अभी इस क्वेश्चन को हमने देखा, ही चेज्ड। अगर आप बात करेंगे चेज्ड, तो ये आपको पता चला ये V2 है, पास्ट टेंस है। V2 है पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस की बात करोगे तो अभी हमने थोड़ी देर पहले ही हमने देखा कि यहाँ पर पास्ट टेंस के लिए आपको पता है कि मे और कैन तो आ नहीं सकते, बच्चा हमारे पास शुड और कुड। और सिंपल सी बात है, जब मैंने कहा उसने उस फ्लोर का पीछा किया, वहां तक पीछा किया जहां तक वो कर सकता था। बात हो रही है उसकी कैपेसिटी की, कैपेसिटी के लिए हम कैन यूज करते हैं, और पास्ट हुआ तो इसलिए कुड आ गया। तो यहाँ पर ही चेज द thief एज फार एज ही कुड जो है वो करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? कैपेसिटी की। Do you like to eat a pizza or do you prefer a hamburger? यहाँ कहा गया है कि द टू क्वेश्चंस कैन बी कंबाइंड। बात यहाँ पर कंबाइन करने की हो रही है, दोनों सेंटेंस को कनेक्ट करने की यहाँ पर बात हो रही है। बहुत सिंपल सी बात है, आपके इंग्लिश में एक टॉपिक दिया हुआ है लिंकिंग डिवाइस। लिंकिंग डिवाइस, इस टॉपिक में हमें पढ़ने को मिलता है कि जब बात हम एडिशन की करें तो हम कंजंक्शन एंड यूज करते हैं, और जब बात हम करते हैं कॉन्ट्रास्ट की तो बट यूज करते हैं, और जब बात हम करते हैं चॉइस की तो हम कंजंक्शन यूज करते हैं और। तो यहाँ पर मैंने किसी से पूछा कि आपको पिज्जा पसंद है या हैमबर्गर पसंद है, तो आपको ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, इन दोनों में से क्या पसंद है? बात चॉइस की हो रही है तो और आना चाहिए, यहाँ पर ही होगा। सेंटेंस क्या होगा?
डू यू लाइक टू ईट पिज्जा और अ हैमबर्गर? डू यू लाइक टू ईट अ पिज्जा और अ हैमबर्गर? व्हाट इज हैमबर्गर? एक्चुअली बर्गर को ही हैमबर्गर कहते हैं। बर्गर जो ब्रेड आप खाते हो उसका जो बना हुआ जो फूड आइटम होता है, आप लोग जानते होंगे बर्गर क्या होता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बहुत ही शानदार है। आई एम श्योर डैश इट इज ट्रू, मुझे ये मालूम है कि ये सच है। इसको कंबाइन करने की बात हो रही है। तो देखो एक कॉन्सेप्ट यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जब मैं सेंटेंस में लिखूं आई एम श्योर, जब मैंने कहा आई एम सर्टन, मैंने कहा आई डोंट डाउट, जब मैंने लिखा आई एम नॉट डाउटफुल, आई एम नॉट डाउटफुल, इसके बाद वाले सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। कंजंक्शन दैट। और वही सेंटेंस अगर ये होता आई एम नॉट श्योर, सेंटेंस होगा आई डाउट, ये होता आई एम डाउटफुल। अगर ये सिचुएशन बनती तब हम लोग यूज करते हैं कंजंक्शन इफ या वेदर। कंजंक्शन इफ या वेदर। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन अगर हमने देखा तो आई एम श्योर दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए दैट सेंटेंस क्या बनेगा। आई एम श्योर, आई एम श्योर दैट इट इज ट्रू, आई एम श्योर दैट इट इज ट्रू, ये सच है, मैं श्योर हूं कि ये बात सच है। तो अगर ये सेंटेंस आता है तो आप लोग बहुत बहुत इजी वे में इसका आंसर बता देंगे। बाकी आप लोग यहाँ पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये चीज भी आपके लिए काफी काम आने वाली है। लिंकिंग डिवाइस के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। मेनी मैनी अ मैन डैश डन दिस, सिंपल सी बात है। आपको पता है कि मैनी जो वर्ड है, मैनी के बाद में नाउन और वर्ब, नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आती है। मैनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल आती है। बट जब बात हम करते हैं मैनी अ की, ठीक है, तो मैनी अ के बाद में आने वाला नाउन और आने वाली वर्ब दोनों सिंगुलर आती है, दोनों सिंगुलर आती है। तो मैनी अ में नाउन भी सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, यहाँ पर प्लूरल देखो ये प्लूरल है, क्रॉस हो गया। ठीक है। आप अगर सेंटेंस को देखोगे मैनी अ मैन डैश डन दिस हैज डन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि आपको पता है इज और वॉज के बाद में अगर होती वर्ब तो जनरली आईएनजी फॉर्म में आती। अगर पैसिव होता तब डन आता, सेंटेंस एक्टिव का है इसलिए यहाँ पर ये जो है इज और वॉज नहीं आएगी। सेंटेंस क्या होगा, मैनी अ मैन हैज डन दिस। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, मैनी के बाद में नाउन सिंगुलर आता है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा भी है। इफ अ बंगाली फैमिली लिव्स इन दिल्ली, द चिल्ड्रन इन द फैमिली विल लर्न एंड फैमिली एंड डैश फ्रॉम एनवायरनमेंट। देखो जैसे हम जानते हैं कि हमारे देश में जैसे कई तरह की लैंग्वेज बोली जाती है। मदर टंग बोली जाती है, ठीक है, सेकंड लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज है। तो सिंपल सी यहाँ पर बात की है, एक फैमिली अगर बंगाली है तो ऑब्वियसली घर पे बंगाली लैंग्वेज बोलती है, ठीक है। तो घर के माहौल से तो वो बंगाली लैंग्वेज सीखेंगे, लेकिन वहां जो दिल्ली का जो एरिया है उस दिल्ली के एरिया में एनवायरनमेंट में वो क्या सीखेंगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर दिल्ली में हिंदी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। तो वो एनवायरनमेंट से तो सीखेगा हिंदी और फैमिली में सीखेगा बंगाली, भी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा डिस्प्यूट भी क्रिएट कर सकता है। कैसे हो सकता है कि वो इंग्लिश भी करेक्ट मान ले, बट अगर हम सिचुएशन अगर देखें, बात यहाँ पर दिल्ली की हो रही है, तो दिल्ली में जो इंग्लिश लैंग्वेज बहुत कोई कॉमन नहीं है, जनरली हिंदी ही बोली जाती है, ठीक है। हाँ कुछ कुछ पर्सन अगर इंग्लिश बोलते हैं तो इट मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि पूरी दिल्ली में इंग्लिश बोली जाती है। दिल्ली में हिंदी ही बोली जाती है, तो आंसर जो है वो हिंदी यहाँ पर होगा। तो बंगाली तो वो बोलेगा फैमिली में सीखेगा, और हिंदी लैंग्वेज जो है वो अपनी एनवायरमेंट से सीखेगा। तो आंसर बी जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट हुआ इवेल्युएशन इज डन ऑन टू बेसिस। सिंपल सी बात है, इवेल्युएशन मूल्यांकन, जब बच्चे को पढ़ाया गया और पढ़ाने के बाद में उसके आउटकम्स को, उसके आउटकम को, उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है उसको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। उसका एनालाइज किया जाता है, इंटरप्रेट किया जाए, उसको हम लोग बोलते हैं इवेल्युएशन। तो कहता है कि इवेल्युएशन किस आधार पर किया जाता है, इवेल्युएशन कैसे कैसे किया जाता है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है, क्यूमुलेटिव मीन्स होता है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली अगर चीजों में एडिशन करते जाए उसको क्यूमुलेटिव बोलते हैं। जैसे पहले आपने 1 यूनिट का टेस्ट लिया,
नेक्स्ट टेस्ट में आपने 2 चैप्टर ऐड किए, थर्ड टेस्ट में आपने 5 चैप्टर्स रखे, फोर्थ में आपने 6 चैप्टर्स रखे। धीरे 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 उसका लेवल बढ़ाते हम जाएं, उसको क्यूमुलेटिव टेस्ट बोलते हैं। टर्मिनल कुछ टर्म्स के बाद में टेस्ट होते हैं, कुछ सेशनल जो एक सेशन में एक टेस्ट होता है। फॉर्मेटिव एंड समेटिव टेस्ट क्या होते हैं? फॉर्मेटिव जो होता है वो आपकी लर्निंग की प्रोसेस के दौरान जो टेस्ट होते हैं, जब कोई चैप्टर चल रहा है या क्लासेस चल रही है तो उसके दौरान जो टेस्ट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट जो होता है वो एट द एंड होते हैं, कोर्स कंप्लीट होने के बाद उसके बाद जो टेस्ट लिया जाएगा दैट इज कॉल्ड दैट इज कॉल्ड समेटिव। समेटिव को आप याद रख सकते हो समरी से। समेटिव कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द नेम ऑफ समरी। समरी की बात करेंगे तो हम लोग बोलेंगे समेटिव, और जो दौरान प्रोसेस के दौरान जो टेस्ट होता है दैट इज फॉर्मेटिव। तो सिंपल सी बात है, देखो अगर आप सीसीई पढ़ेंगे, आपके एक टॉपिक आएगा मूल्यांकन में, कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवेल्युएशन, सॉरी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन। उसमें हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटिव और समेटिव। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, इवेल्युएशन जो है वो दो आधार पर किया जाता है, फॉर्मेटिव एंड समेटिव। आंसर जो है वो यहाँ पर डी रहने वाला है। यानी जब आप लोग स्कूल में देखते हैं, अपने स्कूल करिकुलम का पैटर्न क्या है कि वहां पर क्या होता है कि जब आप लोग सिलेबस आपका चल रहा है तो उस दौरान भी छोटे छोटे टेस्ट होते रहते हैं, और जब आपका एग्जाम आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो सेशन के एंड में एक कंप्लीट सिलेबस पर बेस्ड एक टेस्ट और होता है दैट इज कॉल्ड समेटिव। तो आंसर हुआ यहाँ पर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम देखेंगे। द कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इन्वॉल्व्स, अभी हमने देखा था कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो है उसमें क्या क्या शामिल है। तो सिंपल सी बात है, देखो कॉम्प्रिहेंसिव एक ब्रॉड टर्म है। वैसे जब बात सिलेबस की होती है तो जनरली सिर्फ लर्निंग आउटकम्स को देखा जाता है कि बच्चे ने कितना सीखा है, ठीक है, उसका नॉलेज लेवल क्या है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में लर्निंग के साथ साथ और भी जो फैक्टर्स है वो भी चेक किए जाते हैं। उसमें इंटरव्यू के द्वारा इंटरव्यूज के थ्रू उसका पर्सनल बिहेवियर देखा जाता है, उसके पेरेंट्स का, उसके टीचर्स का फीडबैक लिया जाता है, उसका सोशल मीडिया स्टेटस देखा जाता है। सारी चीजों का जो इवैल्यूएशन होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। अब कोई बच्चा है, अगर सिंपल सी बात है कि आप उसके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो उसके लर्निंग का इवैल्यूएशन हुआ, लेकिन उसके हैबिट्स का भी इवैल्यूएशन कर रहे हैं। आप उसका ड्रेस सेंस देख रहे हो, आप उसके वे ऑफ टॉकिंग भी अगर इवैल्यूएट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आता है। तो यहाँ कहा हुआ है कि कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इन्वॉल्व क्या क्या इन्वॉल्व करता है? असेसमेंट ऑफ आंसर बुक, बिल्कुल कि उसके आंसर बुक जो है वो किस तरीके से वो मैनेज रखता है, आंसर को प्रेजेंट करने का तरीका कैसा है ये भी इवैल्यूएट किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट। परफॉर्मेंस इन को करिकुलर एक्टिविटीज, व्हाट इज को करिकुलर एक्टिविटीज? जो सिलेबस के बाहर की होती है, ठीक है, जैसे गेम्स, स्पोर्ट्स, जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है उनकी भी परफॉर्मेंस चेक की जाती है। बिल्कुल ये भी देखा जाता है कि वो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ गेम्स या दूसरे किसी एक्टिविटीज में कितना एक्टिव है। थर्ड है असेसमेंट ऑफ हेल्थ हैबिट्स, वर्क हैबिट्स, क्लीनलीनेस, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। उसके जो क्लीनलीनेस, वर्क हैबिट्स, दूसरी हैबिट्स है वो भी चेक की जाती है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। इट मींस इसमें सब कुछ चेक किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, द कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? एक अमेरिकन लिंग्विस्ट थे, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट। अमेरिकन एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थे बीएस ब्लूम। बीएस ब्लूम, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया था, कॉन्सेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन, कि जो पढ़ाया गया है उसका इवैल्यूएशन होना भी जरूरी है। एक्चुअली उन्होंने टीचिंग लर्निंग के प्रोग्राम के 3 स्टेप्स बताए। 3 स्टेप्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जो बीएस ब्लूम है, इन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के 3 स्टेप्स बताए, जिसमें से एक स्टेप की उन्होंने बात की थी कि जो चीजें पढ़ाई जानी चाहिए या एक एज ए टीचर कुछ गोल्स या कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए जाने चाहिए, क्या पढ़ाना है और हमें क्या अचीव करना है।
उसके बाद उसका टीचिंग लर्निंग एक्सपीरियंस भी देखा जाता है, और थर्ड इवेल्युएशन है उसमें। तो सिंपल सी बात है, बीएस ब्लूम का प्रिंसिपल है ये कि इवैल्यूएशन काफी जरूरी है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर बीएस ब्लूम होगा। नेक्स्ट अगर हम बढ़े, विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ चैलेंज ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के लिए कौन सा चैलेंज नहीं है? ये नॉट बहुत परेशान करता है। क्वेश्चन पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, नॉट दिया हुआ है तो सिंपल सी बात है, देखो, डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, सिंपल सी बात है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में अगर हम इस चीज को भी डिटरमाइन करने में जो असमर्थ रहते हैं कि हमारा गोल क्या है, हमें क्या अचीव करना है, तो ये हमारे पास एक चैलेंज है। बिल्कुल करेक्ट है। सेवरल मेथड्स इन लैंग्वेज टीचिंग, टीचिंग लैंग्वेज टीचिंग के कई सारे मेथड्स है, एक यूनिफाइड मेथड कोई है नहीं, तो ये भी हमारा एक चैलेंज है। लार्ज क्लास साइज, बिल्कुल, इंडियन क्लासरूम्स जो है वो काफी बड़े बड़े होते हैं, तो बड़े क्लासरूम में पर्सनलाइज्ड अटेंशन, इंडिविजुअल अटेंशन पॉसिबल हो नहीं पाता, तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंजेस एंड नन। तो सिंपल सी बात है, ये तीनों चैलेंजेस है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर नन रहेगा, यानी जो कहा कि नॉट अ चैलेंज, तीनों चैलेंज है, ठीक है, जबकि इसमें नॉट पूछा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये तीनों तो यहाँ पर चैलेंज है, तो नोट का तो सवाल ही नहीं, तो इट मींस ये जो आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है वो इन चार ऑप्शन में से कोई नहीं है, तो डी आपको यहाँ पर मार्क करना होगा। ऐसे क्वेश्चन को सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज समझ ना पाने की वजह से गलत कर देता है स्टूडेंट। आपको बहुत बहुत बारीकी से सेंटेंस को पढ़ना है। क्वेश्चन करते करते काफी इजी हो जाएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी। यहां पूछा हुआ कि रिटन टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मेंट टू टेस्ट, जो देखो रिटन टेस्ट जो होते हैं, रिटन टेस्ट और एग्जामिनेशन, सिंपल सी बात है, एग्जामिनेशन भी एक तरह का रिटन टेस्ट ही होता है, तो ये आर नॉट मेंट, इनका क्या इंटेंशन नहीं होता, ये क्या टेस्ट या क्या जज नहीं करते। तो सिंपल सी बात है, देखो, क्या रिटन टेस्ट में वोकैबुलरी जज नहीं होती? जब अगर आपको रिटन टेस्ट आपको दिया जाए, एक आर्टिकल लिखने के लिए दिया जाए, कुछ लिखने के लिए आपको दिया जाए, तो उसमें क्या वोकैबुलरी चेक नहीं करेगा? बिल्कुल, वो वोकैबुलरी भी देखेगा, वो उसका ट्रांसलेशन भी देखेगा, वो उसका कॉम्पोजिशन भी देखेगा कि सेंटेंस किस तरीके से लिखा है, आपने कैसे उसमें आइडियाज कैसे प्रेजेंट किए, वो भी चेक करेगा। हाँ, रिटर्न के अंदर प्रोनाउंसिएशन का कोई रोल नहीं है। अगर कोई वर्ड जो है उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका उच्चारण अगर आप गलत भी करते हो लेकिन उसकी स्पेलिंग सही लिखी है, तो रिटर्न टेस्ट में ये चीज जज नहीं हो सकती, ये इवेलुएट नहीं हो सकती। तो यहाँ पर रिटर्न टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट, नॉट पूछा हुआ है, तो इट मींस यहाँ पर सी का आंसर करेक्ट होगा। उसमें हम प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेक नहीं करते, रिटन टेस्ट के थ्रू हम वोकैबुलरी चेक करते हैं, ट्रांसलेशन चेक करते हैं और कॉम्पोजिशन चेक करते हैं। कॉम्पोजिशन का मीनिंग वैसे होता है रचना है, ठीक है। जैसे आपने कोई पैराग्राफ लिखा तो वो पैराग्राफ आपका एक रचना है, ठीक है। आपने एक पोएम लिखी तो वो आपका एक कंपोजिशन है। चलिए, नेक्स्ट क्या कहा उसने, विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेमेडियल टीचिंग। देखो, ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से लिए गए हैं, और आप एक चीज नोटिस करेंगे कि यहाँ पर ज्यादातर क्वेश्चन में नॉट पूछा हुआ है। जब बात टीचिंग मेथड्स की हो रही है तो कई सारे क्वेश्चंस में नॉट आता है, तो ये नॉट क्वेश्चन को गलत करवा देता है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा रेमेडियल टीचिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। क्या नहीं है, अब देखो, टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर। अफ्रेश होता है इन अ न्यू वे, व्हाट इज अफ्रेश? इन अ न्यू वे। देखो, पहले तो रेमेडियल टीचिंग के बारे में समझ लो, रेमेडियल टीचिंग होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम के दौरान कई बार ऐसा सिनारियो बनता है कि एज ए स्टूडेंट कुछ कम्युनिकेशन गैप रहता है, कुछ लर्निंग गैप रहते हैं, और वो लर्निंग गैप जो है वो आगे की लर्निंग के लिए कहीं ना कहीं हिंड्रेंस होता है, कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करता है। तो हम इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के अंदर रेमेडियल टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या करता है कि जो कंटेंट पहले पढ़ाया गया है उसी कंटेंट में से जो लर्निंग गैप रहे हैं उन गैप को फुलफिल करने के लिए इस मेथड को यूज किया जाता है। यहां पर कहा है कि टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर, जो पहले नहीं पढ़ा गया है उसको नई तरीके से पढ़ना, मुझे ये जमा नहीं। चलो एक बार बाकी तीन ऑप्शन और देखते हैं। टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियर, जो पहले पढ़ाया गया है ऑलरेडी उसको दोबारा से नए तरीके से पढ़ाना। बिल्कुल, अगर कोई चीज पहले समझ में नहीं आई तो उसको दूसरे तरीके से पढ़ाना, ये तो रेमेडियल टीचिंग का पार्ट है। सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग द न्यू आइटम,
नए आइटम्स को पढ़ाने से रोक देना बिल्कुल, जब रेमेडियल टीचिंग के अंदर नई चीजें नहीं पढ़ाई जाती, पुरानी चीजों को ही उसको ब्रश अप किया जाता है। प्रेफरेंस टू रिइंफोर्स्ड प्रैक्टिस ऑफ फॉरगॉटन पार्ट्स, जो फॉरगॉटन पार्ट्स है चीजों में, जो पढ़ाते वक्त जो कॉन्सेप्ट भूल गए हैं बच्चे, उस भूले हुए कॉन्सेप्ट को वापस पढ़ा देना, बिल्कुल ये तीनों के तीनों पार्ट हैं। आपका आंसर ए रहेगा, क्योंकि रेमेडियल टीचिंग के अंदर कोई भी नया कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया जाता, जो पहले का पढ़ा हुआ पार्ट है उसी को वापस रिफ्रेश किया जाता है। तो यहां पर आंसर रहने वाला है ए। नेक्स्ट का है, हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की प्रोसेस में कितने कंपोनेंट्स हैं जो जरूरी है, जो एसेंशियल है, एसेंशियल आवश्यक है। तो मुझे तो यहाँ पर चार कंपोनेंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब चार कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं देखो। जब बात कम्युनिकेशन की करते हैं तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन में एक सेंडर का होना सबसे आवश्यक है। कम्युनिकेशन के लिए कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा। कम्युनिकेशन में एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा, और हमारे पास एक मैसेज का होना भी आवश्यक है। जब कम्युनिकेट हम करेंगे तो सिंपल सी बात है, कोई ना कोई मैसेज होगा, वही तो हम कन्वे करेंगे। तो कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर का होना आवश्यक है, और सेंडर और रिसीवर के साथ साथ एक मैसेज का भी होना आवश्यक है। तो मैसेज क्या होता है? मैसेज एक्चुअली एक एक तरह का एनक्रिप्टेड फॉर्म होता है। मेरे पास अगर कोई मैसेज है, ठीक है, अगर वो मुझे मैसेज आप तक डिलीवर करना है तो मुझे कोई ना कोई लैंग्वेज यूज करनी होगी, कोई चैनल यूज करना होगा। ठीक है, एक बार मैं चैनल लिखता हूँ, और ये चैनल हमारा क्या होगा? लैंग्वेज। तो किसी चैनल के थ्रू, किसी लैंग्वेज के थ्रू मैं अपना मैसेज आप तक डिलीवर करूंगा। तो ये चार कंपोनेंट्स होने आवश्यक है। कैसे? एक सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा, ये आवश्यक है। हमारे पास एक मैसेज होगा, और उस मैसेज को किसी चैनल के थ्रू हम लोग डिलीवर करेंगे। तो चार कंपोनेंट्स यहां पर होते हैं। करेक्ट आंसर रहेगा फोर। हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर एसेंशियल इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन? देयर आर फोर एसेंशियल कंपोनेंट्स फॉर एन इफेक्टिव कम्युनिकेशन। नेक्स्ट है, मोटिवेशन इज अ प्रोसेस ऑफ, बिल्कुल हमने अभी देखा, ऑफ दिस अब आ जाएगा, ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो ये हमारे T20 क्वेश्चन की एक सीरीज थी। 20 क्वेश्चंस के थ्रू हमने बहुत सारी चीजें सीखी। कहने को तो ये 20 क्वेश्चन है, लेकिन काफी कुछ हमने सीखा है। आप लोग वापस इस लेक्चर को देखो, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। जितने भी अगर कोई डाउट, जैसे पढ़ते वक्त कोई डाउट आए, तो जितने भी आपके डाउट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में भी आप शेयर करेंगे। और साथ में और कोई भी डाउट हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी आप संपर्क करेंगे। कोई डाउट हो तो आप मुझे शेयर करेंगे। साथ ही और रीड से जुड़े हुए सेशंस डेली आते रहेंगे। बाकी मिलते हैं, हम डेली मिलते रहेंगे, ज्यादा वैसे बात करने की अब जरूरत होगी नहीं। जो भी बात होगी नए सेशन में हम लोग करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।